नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। नेपाल लगातार भारत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सबसे ज्यादा जंग भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। नेपाल अपने सबसे अच्छे पड़ोसी देश भारत से शत्रुता क्यों ठान रहा है। दरअसल यह सब वोट बैंक की राजनीति है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, हालांकि इसमें भी संशोधन हो चुका है, लेकिन नेपाल की बहुतायत आबादी हिंदू ही है और मुख्य धर्म भी हिंदू। ऐसे में भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर एक जैसी है। भारत में राम मंदिर बनाने को लेकर जब भव्य आयोजन हुआ तो नेपाल ने भगवान राम की जन्मस्थली अपने यहां बता दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली बताकर विवाद बढ़ा दिया। ओली ने नेपाल की अयोध्या पुरी को विकसित करने की बात भी कही। साथ ही नेपाल के अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली बताने के लिए खुदाई के भी आदेश दिए। और अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की जुबान से महात्मा बुद्ध के भारतीय होने की बात कही गई तो नेपाल को मिर्ची लगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने CII के इंडिया एट 75 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। इतना कहते ही विवाद शुरू हो गया। नेपाली विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बुद्ध और बुद्धिज्म की जन्मस्थली है और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। 2014 में नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद को संबोधित करते हुए भी कहा था कि नेपाल वह देश है जहां विश्व में शांति का उद्घोष हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा कि CII के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी ने हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया। इसमें कोई शक नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। अब सवाल उठता है कि जो नेपाल भारत पर निर्भर था उसमें इतना दम कहां से आया कि वो भारत को आंख दिखाने लग गया है। दरअसल नेपाल के साथ चीन खेल कर रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर नेपाल को भारत के खिलाफ शह दे रहा है, जिस वजह से नेपाल हर बात में अब भारत के विरोधी की तरह व्यवहार करता दिख रहा है। और तो और अगर आप देखें तो चीन नेपाल के बाजार में अपना सामान बेचना चाहता है, वहीं अलग अलग सेक्टरों में निवेश भी करना चाहता है। यह कहा जा रहा है कि यह निवेश भारत के खिलाफ चीन की पहल है, साथ ही अमेरिका के दबाव को भी कम करने की पहल। दरअसल नोटबंदी और लॉकडाउन ने नेपाल की कमर तोड़ी। चीन के बाजार की बहुतायत सामानों की आपूर्ति भारत से होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भारत के बाजार सीमित हो गए, जिसकी वजह से नेपाल चीन के नजदीक होते चला गया। और तो और बॉर्डर विवाद को लेकर भी नेपाल ने भारत को आंख दिखाई। इसके पीछे वजह यह है कि केपी ओली नेपाल में धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रवाद के भरोसे सरकार में बने रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राम का मुद्दा उठाया और बॉर्डर विवाद, लेकिन उन्हें पीएम मोदी के अयोध्या में कही इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह
मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने। जिस तरह गरीब, पिछड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। सब में राम, सबके राम के सिद्धांत को नेपाल को भी अपनाना चाहिए। वह तुरंत के फायदे में दूर के नुकसान को नहीं देख पा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्तों को तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं, और यही बात नेपाल पर भी लागू होती है। भारत ने हर वक्त पड़ोसी देश होने का धर्म भी निभाया और तो और नेपाल को बड़े भाई की तरह संरक्षण भी दिया, लेकिन नेपाल फिलहाल चीन की छत्रछाया में पल रहा है। अब देखना है कि केपी ओली को यह विवाद सत्ता में बनाए रखती है या सत्ता से हटा देती है। Different countries are anxious or uncomfortable with excessive dependence abroad. So while the 90s and maybe the first decade of this century was very much a century where globalization was politically correct, politically desirable, the term global village, if you remember some years ago, we have been saying maybe, last 5 years, maybe even more, countries who want to be much more, to sort of capture a phrase from the Brexit debate, really take control of their lives. Now it may be overstated, maybe the global economy is irreversibly interpenetrative, but the fact is that many countries clearly do, and many political, thinkers today actually see merit, see value in frankly much greater autonomy and much greater national capabilities than before. Part of that, I think, is also come out of a sense that globalization has not been fair. What it has done is some countries have benefited more. Within countries, some people have benefited more. So to some extent, globalization, what you call trade wars are partly class wars. I would ask you to look at a different definition of globalization, which is global issues from which there is no escape. There's no escape from climate change. There's no escape from pandemics. And increasingly, I think there's no escape from terrorism. So you can't say this is not my problem. And that to me is really globalization.